क्यों? तुम ये सब क्यों कर रही हो? विशाल ने दर्द के मारे रोते हुए पूछा। समर्पण। तुम लोगों ने अपने आप को मुझे सौंप दिया है, इसीलिए तुम पूरी तरह से मेरे हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें मार भी सकती हूँ और जिंदा भी रख सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ये जो कुर्सी पर बैठी है वो मेरी छोटी बहन है। 3 साल पहले वो गली में साइकिल खेल रही थी, तभी एक रईस बाप की औलाद ने कार से उसे उड़ा दिया। उस लड़के ने उसे अस्पताल भर्ती करने के बजाय उसी हालत में वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। उसे अस्पताल ले जाने में देरी हो गई और उसकी मौत हो गई। हम दोनों अनाथ थे, हमारे माँ बाप नहीं थे। मेरी बहन के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था। इधर मेरी बहन मर गई थी, लेकिन वो रईस बाप का बिगड़े लड़का बेखौफ होकर शहर में घूम रहा था। उसने पुलिस को खरीद लिया था। मैं इस बात पर अड़ी रही कि जब तक मेरी बहन का खूनी गिरफ्तार नहीं होता तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। लेकिन फिर पुलिस ने उस लड़के की बजाय दूसरे आदमी को गिरफ्तार किया। वो आदमी भी खरीदा गया था जो कुछ पैसों के लिए उस लड़के का जुर्म अपने सर ले रहा था। ये अन्याय मैं अपनी आंखों से देख रही थी। मैंने अपनी बहन की लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया, मैंने उसे जिंदा करने की ठान ली। और फिर मैंने बलिदान, समर्पण और कड़ी तपस्या करके काला जादू सीखा। लोगों का समर्पण भाव ही मेरी बहन को जिंदा कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने उसी लड़के को अपने जाल में फंसाया और उससे उसी के हाथ कटवाए। मैं चाहती तो उसकी जान भी ले सकती थी, लेकिन मैं उसे उम्र भर इस पछतावे के साथ जीते देखना चाहती थी कि इंसान गरीब हो या अमीर, होता तो वो इंसान ही है। इसीलिए हर इंसान के जान की हर किसी को कदर होनी चाहिए। आप लड़के भी अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद हो, इसीलिए मैंने आपको चुना है। अब मेरी बहन को जिंदा करने के लिए सिर्फ आप लोगों का समर्पण चाहिए। मुझे समर्पण करना मतलब मेरी बहन को समर्पण करना। तुम्हारे समर्पण का भाव ही मेरी मरी हुई बहन को जिंदा कर सकता है। लेकिन हमने तो किसी भी गरीब इंसान पर किसी तरह का कोई अन्याय नहीं किया, फिर तुमने हमें क्यों चुना? क्या सच में? माँ कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। टोनी ने अपनी गर्दन पर हाथ लगाकर कसम खाई। यह देख वो औरत गुस्सा हो गई और उसने टोनी की गुड़िया की चाकू से गर्दन काट डाली और इधर टोनी की गर्दन कट गई। उसके कटी गर्दन से खून के फवारे उड़ने लगे और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। यह देख आदर्श आंख फाड़कर उसकी तरफ देखने लगा। झूठ बोल रहा था। जिस माँ ने उसे जन्म दिया उसी की झूठी कसम खाई इसने। सच्चाई क्या है आदर्श? उस औरत ने आदर्श से पूछा। इस सवाल से आदर्श की रूह कांप उठी। हाँ, हमें अमीरी का घमंड है और हम चारों ने बहुत से गरीबों के साथ गरीबी का फायदा उठाया है और उनके साथ अन्याय किया है। आदर्श डर के मारे कांपते हुए बोला। विशाल, तुमने वैभव के साथ क्या किया था? वैभव उन चारों दोस्तों के क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र था जो गरीब था और साइकिल से कॉलेज आता था। वो पढ़ाई में सबसे आगे था। इस बात की जलन इन चारों को होती थी। जब भी वैभव साइकिल से कॉलेज आता तो कार में कॉलेज आने वाले ये चारों उस पर हंसते, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। एक बार टीचर ने मुझसे सवाल पूछा था, उसका जवाब मुझे नहीं पता था, पर उसका जवाब वैभव ने दिया। इस पर टीचर बोली, नालायक, सीखो कुछ वैभव से। मुझे इस बात पर गुस्सा आया। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि हम अमीर होकर भी उस गरीब से क्यों सीखे। और इस बात पर हम चारों ने उसकी जमकर पिटाई की, क्योंकि वो ना उस सवाल का जवाब देता, ना टीचर हमें डांटती। उसके बाद हमेशा हम लोग उसे परेशान करते, उसकी साइकिल तोड़ते। विशाल बता ही रहा था कि तभी वो औरत बोली। इसके बाद क्या हुआ आदर्श? इसके बाद हम लोगों से तंग आकर वैभव ने कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। हम लोग बुरी तरह से फंसे थे। वैभव के माँ बाप पुलिस से इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन वैभव तो मर चुका था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया था और अगर हम लोग अपना गुनाह मान लेते तो कई सालों तक जेल में सड़ रहे होते। इसीलिए हमारे पापा ने सबको खरीद लिया
और वैभव को इंसाफ नहीं मिला। यह सुनकर वो औरत मुस्कुराई और बोली, इसीलिए मैंने तुम चारों को चुना। मैं चाहती हूँ कि विशाल तुम मेरी बहन के नाम पर अपना पैर काटकर समर्पित कर दो और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। यह सुन विशाल के एक बार फिर रोंगटे खड़े हो गए। वो अब उस औरत को ना भी नहीं कह सकता था। तो शुरू हो जाओ। उस औरत ने कहा, आदर्श जाओ किचन से चाकू ले आओ। विशाल लड़खड़ाते हुए बोला। वैसे आदर्श के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। ना आदर्श आगे बोलने ही वाला था, लेकिन ना कहते ही चुप रह गया, क्योंकि उसने देखा था कि नहीं का मतलब मौत है। और फिर वो किचन में जाकर चाकू ले आया। उसने चाकू विशाल के हाथ में दे दिया। विशाल ने जोर जोर से अपनी सांसें अंदर बाहर की। आदर्श मेरा मुंह कपड़े से बांध दो, उसने आदर्श से कहा। आदर्श ने उसका मुंह कपड़े से बांध दिया और फिर विशाल चाकू से अपना तकने के ऊपर से पैर काटने लगा। खून की पिचकारियां निकलने लगी। विशाल अंदर ही अंदर चीख रहा था। वो थोड़ा और काटता और रुक जाता। उसने अपना आधा पैर काट डाला था कि तभी वो औरत बोली, रुक जाओ विशाल, अब बाकी का कटा पैर अपने हाथों से खींचकर अपने शरीर से अलग कर दो। यह सुन विशाल की रूह कांप उठी। उसने मुंह से कपड़ा हटाया और बोला, मैं ये कैसे कर पाऊंगा। वो अपने कटे पैर की तरफ देखते हुए बोला, इसी को समर्पण कहते हैं। त्याग दो अपने पैर को, क्योंकि इस पैर ने बहुत सारे पाप किए हैं। उस मासूम वैभव को तुमने इसी पैर से लात मारी थी, तब उसे भी दर्द हुआ था। आज तुम्हें उसका दर्द महसूस होगा। अब चलो, खींच कर अलग कर दो अपना कटा पैर। वो औरत बड़ी आवाज में बोली, मुझे अपने किए कराए पर बहुत पछतावा है। प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सब करने से अब क्या होगा। वैभव तो जा चुका है और अब तुम्हारा पैर जाएगा।